अगर हम अपना आर्डिनो बोर्ड देखें तो उसमें जो है अभी तक हम उसकी पिनों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी इनपुट जो है उसमें इनपुट सिग्नल जाता है, उसके अंदर डेटा 10 20 50 ये सब नहीं जाता। वो तो हमने अभी प्रोग्राम एक बना रहे हैं छोटा सा, तो उसमें हम डेटा भी जो है इनपुट करके देख लेते हैं। अभी हमने जो जनरल अभी जो ये पिने हैं, आप ये जो पिन देख रहे हैं ये इसकी इनपुट आउटपुट की पिने हैं, इनको तो अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। और इनको इस्तेमाल करके हम डिजिटल ऑपरेशंस करेंगे इसमें जब, तो आपको जो वीडियो मैंने भेजा है वो वीडियो इसीलिए देखने के लिए दिया है आपको कि आप देख लें कि आने वाले समय में आपके एप्लीकेशंस की पोजीशन क्या होगी। तो आगे हमें इसके लिए तैयार रहना है। कल मैंने आपको ये पॉइंटर ऑपरेशन कराया था, इसमें पॉइंटर भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये वाला जो कंट्रोलर बोर्ड है उसमें कुछ सिंटेक्स ऐसे होंगे जो इस कंट्रोलर बोर्ड पे नहीं चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है आपको कि कोई कमांड आप चला रहे हो वो इसके अंदर नहीं हो, किसी दूसरे वाले बोर्ड के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सी और सी प्लस प्लस का कोड है, इसमें कुछ कोड सी सी प्लस प्लस का है और कुछ कोड जो है आर्डिनो सपोर्ट करता है और कुछ कोड आर्डिनो सपोर्ट नहीं करता। जैसे ये जो पॉइंटर ऑपरेशन वाला ये वाला सिंटेक्स है, ये इस पे आप चलाएंगे तो इसमें एरर आ जाएगी क्योंकि वो इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन फिलहाल इस लैंग्वेज में एम्बेडेड सी, इस लैंग्वेज में पॉइंटर का भी ऑप्शन होता है। पॉइंटर जो है वो पाइथन में भी होते हैं, यहाँ पे ये पॉइंटर जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज कर। चलिए आगे, इस वक्त मैं जो हूँ पिछले सेगमेंट को अगर लूँ तो मैं इस वक्त कर रहा हूँ ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर में आपने पीछे देखा था कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग परसेंटेज वगैरह निकालना। और साथ ही मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से आप इंक्रीमेंट क्या होगा, डिक्रीमेंट कितना होगा, ये सब पता लगाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर ये ग्रेटर देन लेस देन वाला होगा, जैसे कि आपने अभी तक पाइथन प्रोग्रामिंग करी होगी तो उसमें भी कभी ना कभी, हाँ लिखने का तरीका बदल सकता है लेकिन काम नहीं बदलता। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट, यहाँ पे एंड और नॉट ऐसे लिखा जाता है। फिलहाल अभी मुझे इन लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, बस मैं ध्यान रखूंगा मेरे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, जिससे किसी भी वेरिएबल के अंदर पड़ी वैल्यू को स्टोर किया जाता है, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है। आज हम करेंगे ये बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज जो ऑपरेटर होता है बहुत ही स्पेशल ऑपरेटर होता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू शिफ्ट बिट। एनी ऑफ दीज ऑपरेटर्स कैन शिफ्ट द बिट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर बाय शिफ्टिंग देयर बाइनरी पोजीशन लेफ्ट एंड राइट साइड। देखिए ये क्या करता है, ये जो आपकी बाइनरी पोजीशन है ये उस पोजीशन को शिफ्ट कर देता है लेफ्ट से राइट साइड की ओर या राइट से लेफ्ट की तरफ। ये वाला जो ऑपरेटर है ये किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर अगर आपने लिया, किसी वेरिएबल के अंदर नंबर लिया INT A बराबर 8, तो एक्चुअली में ये तो आपने लिखा है INT A बराबर 8, A की वैल्यू 8 ये आपने खुद लिखी। लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से अब आप जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जब इस डेटा को शिफ्ट करेगा तो वहां पे केवल 0 और 1 में डेटा स्टोर होता है। यानी कंप्यूटर के अंदर जब ये डेटा जाएगा तो वो 1 और 0 में, 0 1 में बदल जाता है। और 0 1 में जो डेटा बदलता है उसको बिट वाइज डेटा कहते हैं। तो कंप्यूटर तो बिट एंड बाइट समझता है, तो उसने 8 को जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करके रख दिया। तो हमारे पास जो ये बिटवाइज ऑपरेटर है, इस बिटवाइज ऑपरेटर ये दो प्रकार के हैं। एक ये वाला ग्रेटर देन वाला, डबल ग्रेटर देन वाला, और एक जो है डबल लेस देन वाला। डबल ग्रेटर देन, डबल लेस देन। डबल ग्रेटर देन वाला जो है इसकी दिशा किस तरफ है, लेफ्ट साइड की ओर है। ये इसकी टेल जो है वो लेफ्ट साइड की ओर है। तो ये अगर इसके ऊपर लगा देंगे तो ये लेफ्ट साइड, मान लीजिए ये कोई डेटा है, ये 8 का बाइनरी है। 8 का बाइनरी होता है, 8 नंबर को अगर हम बाइनरी में, डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलें तो होगा 1, और उसके आगे मैंने 3 जीरो लगा दिए, इसलिए लगा दिया क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि बिट वाइज शिफ्टिंग करने से क्या होता है। तो 1 और 0 0 0 ये है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में
आगे जीरो लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और पीछे जीरो लगाने से भी पोजीशन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान रहे, डेसिमल नंबर में ऐसा होता है, बाइनरी नंबर में ऐसा नहीं होता कि अगर आपने किसी नंबर के बाद में, अब ये 1000 नहीं है, ये समझ लीजिए ये बाइनरी में लिखा हुआ है, तो बाइनरी में इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जीरो का मान जब डेसिमल में होगा तो जीरो ही आएगा। तो ये एक्चुअली 8 का बाइनरी है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कराया था तो आपको थोड़ा पुरानी बातें भी ध्यान करके रखनी पड़ेंगी। मैं आपको एक पुरानी बात रिमाइंड कराता हूं और वो पुरानी बात अब यहां पे मेरे काम आएगी। देखिए, मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीका बताया था, एक बड़ा फॉर्मूला बताया था और एक बताया था आपको कि आप जो है एक चीज ध्यान कर लीजिए, एक टेबल याद करके रख लीजिए। 111 8 बाइनरी डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये बाइनरी नंबर है, उनकी डेसिमल वैल्यू होती है, इसका मान होता है 0, इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 2, इसकी वैल्यू होती है 4, इसकी वैल्यू होती है, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो गई, इसका मान होता है 1, उल्टा लिख दिया मेरे को, ध्यान से उतर गया, इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 2, इसका मान होता है 4, इसका मान होता है 8, इसका मान होता है 16, इसका मान होता है 32 और इसका मान होता है 64 और इसकी वैल्यू होती है 128। आपको मैंने जल्दी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो किसी बाइनरी नंबर को तो आपको बताया था एक फॉर्मूला जिसको लोग इस वक्त इस्तेमाल करते हैं और फटाक से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत पहले मॉड्यूल 1 में मैंने ये आपको बताया था, तो उसको जो है अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे। और तब समझेंगे बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। इसका कहना है कि बिटवाइज ऑपरेटर बिट वैल्यू को शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे 8 का बाइनरी, तो 8 का बाइनरी जो है क्या क्या हुआ, 8 का बाइनरी ये हुआ, 8 का बाइनरी हुआ 1 और 0, 3 बार 0, एक 0 ये, दूसरा 0 ये और तीसरा 0 ये। देर में आप क्लास में अगर आएंगे तो आप, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको एकदम कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और आने वाले समय में भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये समझ लीजिए जो देर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिए आप भैया, मैं जो है वो 9:30 पे आ जा रहा हूँ, आप 9:41 पे कुछ लोग आ रहे हैं, तो फिर वही बात हो जाएगी, मैं यहाँ क्या कराऊंगा वो आप क्या समझेंगे, फिर कहेंगे सर ये हुआ नहीं। तो चलिए, मेरे पास मैंने 8 का बाइनरी निकाला है, तो ये 8 का बाइनरी है। बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मॉड्यूल 1 में आप पढ़ चुके हैं, मैं इस वक्त मॉड्यूल 4 पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में नहीं जाना चाहता। ये 8 का बाइनरी है और ये बाइनरी ऐसा है, 8 बराबर, अगर मैं 8 कहता हूँ डेसिमल में तो 8 मेरे लिए 8 डेसिमल में, लेकिन मशीन के लिए 8 मतलब ये, वो इस तरह से कन्वर्ट करके 1000 को। तो मेरे पास ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है जिसका नाम है डबल ग्रेटर देन, ये क्या करेगा, अगर इसकी पोजीशन ये है, बिटवाइज ऑपरेटर के जरिए मैं इसकी बिट को शिफ्ट करके यहां पे रख सकता हूं, यानी ये पोजीशन जो है इसकी, अभी इसकी पोजीशन है 1 2 3 4,
चौथी जगह पे जो है वो ऑन बिट है, बाकी पहली, दूसरी और तीसरी जगह पे ऑफ बिट को रखा गया है। लेकिन अगर मेरे पास बिट वाइज ऑपरेटर होगा तो बिट वाइज ऑपरेटर से मैं ये कर सकता हूं कि ये जो थर्ड बिट है, फोर्थ बिट है, इसको शिफ्ट कर दूं अगर किधर की तरफ, आगे की तरफ, तो ये किधर चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो कैसा हो जाएगा ये, इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, बिट शिफ्ट करते ही 1 0 0। तो अगर आप बिट शिफ्टिंग करेंगे तो ये परिणाम होगा उसका, आपकी एक बिट जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये बिट लॉस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और बिट आपने शिफ्ट कर दी, तो आपका बाइनरी डिजिट ये हो जाएगा। अब जब ये बाइनरी डिजिट होगा, अगर आपने बिट शिफ्ट करी तो इसका मान क्या आएगा, 4, इसका मान 4 होता है। जो आप डेसिमल से बाइनरी नंबर, अगर आपसे कहा जाए कि 100 एक बाइनरी नंबर है 100, जरा इसका डेसिमल मान निकालिए तो इसका मान आएगा 4। तो किस में बदल जाएगा, 8 4 में बदल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज इसी काम को, ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है, ये इसी काम को करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रखा है, हमने लिखा int a बराबर, यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है int a बराबर 8। तो यहाँ लिखा है int a बराबर 8, इसका मतलब क्या है, a एक वेरिएबल हुआ और उसके अंदर 8 जो है वो स्टोर कर दिया। अब 8 जो है वो जब बाइनरी में बदलेगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मेमोरी लोकेशन होती है उसमें जो डेटा जाता है वो बाइनरी 0 और 1 में स्टोर होता है। तो 8 कुछ इस तरह से स्टोर होगा, 1 0 0 0 1 3 टाइम्स 0, ये होगा। फिर हमने क्या किया है, हमने बिटवाइज ऑपरेटर इस्तेमाल किया। बिटवाइज ऑपरेटर दो होते हैं, एक बिटवाइज ऑपरेटर है ये, और दूसरा बिटवाइज ऑपरेटर है ये ग्रेटर देन और लेस देन। जब आप ग्रेटर देन वाले सिंबल को, बिटवाइज ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यू लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट होती है। देखिए किधर की तरफ जा रहा है, इसका टेल लेफ्ट साइड में है और इसकी जो हेड है वो राइट साइड में। यानी जब मैं इसको यूज करूंगा तो मेरी बिट जो है, जो बिट बाइनरी डिजिट यहां पे थी, वो बिट आगे की ओर शिफ्ट होगी। तो इसका आगे ये है, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे मेरा डाटा जो है वो 1 4 टाइम्स 0 था, 8 का मान जो है 1 4 टाइम्स 0 था, मैंने इसी वेरिएबल ए को जो है वो बिट शिफ्ट कर दी। बिट शिफ्ट होने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो किसी दूसरे वेरिएबल में आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बिट शिफ्ट करने जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने एक वेरिएबल लिया int b, इंटीजर टाइप का, और इस वेरिएबल के अंदर मैं बिट शिफ्ट करने के बाद जो वैल्यू बन रही है उसको स्टोर कर रहा हूं। तो मैंने लिखा b इक्वल टू, मैंने लिखा b इक्वल टू, मैंने लिखा b इक्वल टू a डबल ग्रेटर देन 1, b इक्वल टू a डबल ग्रेटर देन 1, ये मैंने लिया, लिखा b इक्वल टू a डबल 1, ऐसे करें। अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैं ये सिंटेक्स लिखूंगा, a की बिट शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। a जिसके अंदर 8 स्टोर है उसकी बिट शिफ्टिंग हो गई, किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, ये था, और जब मैंने इसके ऊपर ये सिंटेक्स चलाया तो ये किस में बदल गया, इसमें बदल गया। इसमें बदलने के बाद वेरिएबल के अंदर अब ये वापस डेसिमल में बदलेगा, क्योंकि मैं इसको प्रिंट कराने जाऊंगा। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो a11 जो है ये बाइनरी में, ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा और इसका मान आ जाएगा, क्या आएगा, इसका मान आएगा 4। तो b के अंदर क्या आ जाएगा, सीरियल डॉट प्रिंट करेंगे अगर b को, तो क्या हो जाएगा, a की बिट शिफ्ट करने के बाद मैंने उसका मान b वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है, तो अब ये इसमें बदल गया। तो आपने देखा इसकी बाइनरी डिजिट जो है वो शिफ्ट कर दी बिट से लेफ्ट से राइट की ओर, और इस तरह से बिट शिफ्टिंग का ये नतीजा निकलेगा। जितनी बार आप बिट शिफ्ट करते जाएंगे वो इधर आता जाएगा, तो लेफ्ट से राइट की तरफ। और किसी वेरिएबल में राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है तो ये वाला बिट शिफ्टर इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए इसको हम करके देख लेते हैं कि कैसे मेरी बिट शिफ्ट हो रही है।
और उसका क्या रिजल्ट जो है वो निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। देखिए यहाँ पे 8 वाले वेरिएबल को बिट शिफ्ट करके 4 में बदले दे रहे हैं। उस वेरिएबल की बिट के जरिए ये काम किया जा रहा है। बाइनरी डिजिट्स बिट नंबर जो है वो शिफ्ट करा जा रहा है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि बिट शिफ्टिंग जो है वो कैसे कराई जाती है। और इसके लिए मैं कंट्रोलर यूज करता हूँ। कंट्रोलर अपना ऑन कर लेते हैं और उसके अंदर जाके हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये मेरा कोड आ गया है। कोड को मैं सीरियल डॉट बिगिन तो मुझे हर जगह लिखना ही है। इसमें मैं पहले बहुत सरल सरल सा काम करता हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया INT_A और उसके अंदर 8 स्टोर कर दिया। तो 8 जब मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा किसी मेमोरी, एक तो वेरिएबल डिफाइन होगा, वेरिएबल मेमोरी में डिफाइन होता है, और जब वो मेमोरी में डिफाइन होता है तो 8 जब जाएगा तो ये बाइनरी में इस तरह से कन्वर्ट होगा 1000, ये 8 हो गया। 8 का बाइनरी 1000, ऐसा होता है 8 का बाइनरी। तो अब हम बिट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो इसकी बिट को मैं, ये वाला जो है वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करता है बिट को, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। इसको इधर शिफ्ट कर देगा, इसको इधर शिफ्ट करते ही 1000 हो जाएगी मेरी असली बाइनरी। और अगर राइट साइड के बिट को इस साइड पे मूव करना है तो ये आप ऐसे कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको करके देखता हूँ। INT_A = 8 और फिर मैंने एक वेरिएबल और ले लिया INT_B, ताकि मैं मैं उसी वेरिएबल के अंदर नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो 8 के अंदर चेंजेस हो जाएगा। मेरे को ये भी देखना है 8 से वो बदल करके क्या हुआ। नहीं तो मैं, अगर मैंने A के ऊपर ही इसको चला दिया तो A की पुरानी वैल्यू जो है लॉस हो जाएगी। इसीलिए मैं उसको A को अलग और B को अलग कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैंने लिखा B = A और बिट शिफ्ट करिए इसकी। कितनी बिट शिफ्ट करनी है? एक बिट इसकी शिफ्ट करनी है, केवल एक बिट शिफ्ट करिए, एक एक करके ही बिट शिफ्ट की जाएगी। तो एक बिट शिफ्ट कर दीजिए, ये बिट शिफ्ट हो गई, एक बिट शिफ्ट हो गई। अब मैं प्रिंट कराता हूं। पहले मैं A को प्रिंट कराऊंगा और फिर बिट शिफ्ट करने के बाद B को प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए क्या चेंजेस होगा बिट शिफ्टिंग का। हमने लिखा सीरियल डॉट प्रिंट लाइन, और पहले मैं A को प्रिंट कराने जा रहा हूँ। ये A की वैल्यू प्रिंट हो रही है, और सीरियल डॉट प्रिंट लाइन, और ये मैं B को प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखिए बिट शिफ्ट होने के बाद किस में वो बदलता है और बिट शिफ्ट का क्या नतीजा निकलता है, ये मैंने सिमुलेट करा दिया। तो अब A का वैल्यू देखिए 8 हुई और उसकी एक बाइनरी शिफ्ट करते ही उसकी पोजीशन बदल गई, तो वो यहां पे पहुंच गया। बिट शिफ्ट करते ही देखिए यहां पे बिट शिफ्ट हुई, और बिट शिफ्ट करने के बाद उसकी शिफ्टिंग पोजीशन मैंने किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करी है, A में ही स्टोर नहीं करी है, वरना 8 जो है वो लॉस हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा किया, दिखाने के लिए कि भाई पहले 8 थी और अब जो है वो 4 हो गई। ये अब जो B वेरिएबल था उसके अंदर ये चेंज हुआ कि उसकी बाइनरी डिजिट मैंने इधर से उठा के इधर रखी। एक और बार करूंगा तो इधर से उठ के इधर आ जाएगी, एक और बार करूंगा तो इधर से उठ के इधर आ जाएगी। ऐसे करके आप उसकी बिट शिफ्टिंग लेफ्ट से राइट और राइट साइड से इधर करेंगे तो वो राइट साइड से इधर की तरफ भागने लगेगा, ऐसे करके। तो बिट शिफ्टिंग की हमको फिलहाल जरूरत है नहीं, बिट शिफ्टिंग की, ये तो एक प्रैक्टिकल था तो वो मैंने करके इसको देख लिया। स्टॉप सिमुलेशन करिए और बिट शिफ्ट इधर उधर दोनों तरफ करके आप देख लीजिए आउटपुट क्या आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है बिटवाइज ऑपरेटर के बाद लूपिंग एंड कंडीशन से, ये है कुछ मेरे काम की चीजें जिसको हम करेंगे। लूप किसको कहते हैं? देखिए लूप जो होता है
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लूप का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको कुछ सेट ऑफ कमांड्स या सेट ऑफ कोड्स को बार बार रिपीट कराना हो, बार बार का मतलब अनिश्चित काल के लिए नहीं, एक निर्धारित समय के लिए, एक निर्धारित कंडीशन आने पे हम चाहते हैं कि वो लूप जो है खत्म भी हो जाए। ऐसे लूप जो इनफाइनाइट चलते हैं, हमेशा चलते हैं, उनको कहते हैं इनफाइनाइट लूप्स। लूप दो तरह के होते हैं, कंट्रोल्ड और इनफाइनाइट। कंट्रोल्ड जिसको किसी वेरिएबल के जरिए कंट्रोल किया जाता है, और जब वो वैल्यू उस वेरिएबल के बराबर पहुंच जाती है तो लूप खत्म भी हो जाता है। लेकिन इनफाइनाइट लूप ऐसे लूप को कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होता, वो गलती से बन जाता है, या फिर इसमें जो वाइड लूप वाला फंक्शन है वो एक फाइनाइट लूप है। उसमें हमेशा जिंदगी भर आपको एक कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आप उसको वाइड लूप वाले सेक्शन में, इस आर्डिनो के वाइड लूप वाले सेक्शन में लिख देंगे। इसीलिए मैंने अभी तक वाइड लूप वाला सेक्शन इस्तेमाल नहीं किया, उसको भविष्य में जरूरत पड़ेगी। अभी इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है, जो सिंपल डेटा प्रोसेस के लिए प्रोग्रामिंग करी जा रही है, उसमें मुझे किसी तरह से वॉइड लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लूप बनाएंगे हम इससे, अपने लूप कंट्रोल लूप बनाएंगे। जो वाइड लूप वाला है वो इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वहां हम कभी नहीं लिखेंगे अभी। तो फाइनाइट लूप्स बनाने के लिए, जिनको मुझे पता करना होगा भैया इतने कंट्रोल्ड तरीके से, उसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट होता है। एम्बेडेड सी में भी लूपिंग स्टेटमेंट है। कौन कौन सा है? व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप है, ये और फॉर लूप है। ये कुछ ऐसे कॉमन लूप हैं जो सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह इन सब में होते हैं। तो सबसे पहले मैं व्हाइल लूप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। व्हाइल लूप इज ए एंट्री कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें एंट्री पे ही लूप कंट्रोलिंग चेक कर ली जाती है। देखिए, लूप कंट्रोलिंग को चेक करने के लिए व्हाइल और डू व्हाइल में क्या फर्क है? ये दोनों एक ही कमांड है, बस व्हाइल और डू व्हाइल में जगह जहां पे लूप कंट्रोलिंग चेक की जाती है। लूप कंट्रोलिंग का मतलब है जिस वेरिएबल से लूप को कंट्रोल किया जाता है। इस लूप को मैं 10 बार चला रहा हूं तो ये x की वैल्यू को 10 बार चेक करेगा। 10 से 11 या 12वीं बार नहीं होगा, उसके बाद बाहर निकल आएगा। यानी 10 बार ये लूप एग्जीक्यूट करने का। तो इसका कंट्रोलिंग लूप कितनी बार चलना है? 10 बार। तो लूप उसको कहते हैं जब आपको एक से ज्यादा बार इटरेशन यानी दोहराना हो किसी कमांड। व्हाइल के साथ ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर आपको कंट्रोलिंग लूप की कंडीशन देनी पड़ती है कि भाई लूप को अगर आप बना रहे हैं तो लूप में किसको आप कंट्रोल वेरिएबल बनाएंगे और उस कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू कहां तक पहुंचानी है। साथ ही उस वेरिएबल को घटाना या बढ़ाना भी है कि नहीं। अगर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन करके तैयार हो जाएगा, तो ये भी कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो चलिए व्हाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं, और व्हाइल लूप को इस्तेमाल करके हम इस बार एक नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 10 तक, 100 तक एक नंबर जनरेट करते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम। हमने इसको वेरिएबल को जो है इनको हटा लिया, इनकी जरूरत खत्म हो गई। अब हम लिखेंगे int। मैंने एक वेरिएबल लिया x और उसको इनिशियलाइज करके 0 कर दिया है, तो x का मान 0 है। फिर हमने लिखा व्हाइल जब x जो है वो लेस देन हो 10। अभी हम 10 तक ही बना रहे हैं। जब x 10 से छोटा हो तो क्या हो? देखिए, व्हाइल का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस होता है, यानी व्हाइल लूप के अंदर जितने भी कमांड आप रखना चाहते हैं वो इसी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ब्रैकेट इसमें मंझला ब्रैकेट लगता है। आपने लिखा x प्लस प्लस, यानी x में एक का इंक्रीमेंट करो, और हमने लिखा सीरियल डॉट प्रिंट लाइन, सीरियल डॉट प्रिंट ln x, और इसको हमने बंद कर दिया। ये मेरा लूप बंद हो गया। अब चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए पहले क्या होगा, x की वैल्यू 0 है, while x इज लेस देन 10, जब x 10 से छोटा हो, यस का केस है क्योंकि x की वैल्यू 0 है, विच इज लेस देन 10, तो while लूप एग्जीक्यूट होना शुरू होगा क्योंकि वेरिएबल x माइनस 10 जो कंडीशन है वो ट्रू है। while लूप केवल तभी लूपिंग को आगे बढ़ाता है जब जो कंडीशन लिखी रहती है वो ट्रू होती है। तो x इज रियली लेस देन 10, यानी सच बात है, तो लूप एग्जीक्यूट होगा, x प्लस प्लस होगा, यानी x में 1 का इंक्रीमेंट होगा, x 0 से 1 हो जाएगा, और सीरियल डॉट प्रिंट लाइन x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। फिर ये जो ब्रेसेस है ये इसको वापस व्हाइल पे भेजेगा क्योंकि लूप अभी खत्म नहीं हुआ है। चेक करेगा x की वैल्यू 1 है, क्या x 1 10 है, लेस देन 10 है, यस का केस होगा। एक बार फिर से रन होगा। इस तरह ये लूप जो है वो 10 बार एग्जीक्यूट होगा। देखिए 10 बार एग्जीक्यूट हो गया। आप ऊपर आउटपुट देख सकते हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक नेचुरल नंबर बन करके तैयार हो गई।
10 से आगे इसलिए नहीं लिया है ताकि मैं छोटा सा ही आउटपुट देख लूं। चाहे 100 तक का बनाना है तो बस आपको यहाँ पे 100 लिख देना है, 100 तक के नेचुरल नंबर जो है वो बन करके तैयार हो जाएंगे। अब 10 से लेकर के 1 तक का बनाना है तो मैंने लिखा x इज 10 और स्टॉप सिमुलेशन करिए। पहले मैंने x की वैल्यू को 10 कर दिया। अब मैंने कहा while x is greater than 10 और आप 10 से लेकर के 1 तक का बना सकते हैं, उल्टे ऑर्डर में बना सकते हैं। क्लियर कर लीजिए। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम, तो देखिए मेरा आउटपुट जो है यहाँ पे मुझे 1 तक ले जाना है, इसलिए मुझे यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, तभी ये लूप एग्जीक्यूशन होगा। इसमें ये एरर थी। देखिए रन हो गया। तो इसको अगर 10 से लेना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे और ये 10 से बनना चालू होगा। क्लियर करिए और ऐसे करके आप इसको x माइनस माइनस क्लियर करिए और सिमुलेट कराइए। स्टॉप सिमुलेशन। क्लियर। ये देखिए 10 से 1 तक उल्टा हो गया। ऐसे करके मैंने यहाँ प्रोग्राम के अंदर चेंज करके लूप बना लिया। तो देखिए ये जो है वो व्हाइल लूप है। डू व्हाइल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? डू व्हाइल व्हाइल लूप का के जैसा ही लूप है, बस इसमें कंडीशन टेस्ट जो है वो दूसरी जगह की जाती है, नीचे की जाती है। यहाँ कंडीशन पहले चेक की जाती है, यहाँ कंडीशन बाद में चेक की जाती है। तो चलिए इसको डू से बना देते हैं। हमने कहा स्टॉप सिमुलेशन, व्हाइल को हटाएं, हमने यहां लिखा डू और यहां लिखा व्हाइल x इज लेस देन इक्वल टू 1। और एक बार चेक कर लेते हैं इसमें सेमी कोलोन जो है वो लगता है कि नहीं। नहीं, इसमें यहाँ पे सेमी कोलोन नहीं लगता। ऐसे करके तो एक बार रन करा लेते हैं। अभी एरर बताएगा तो यहाँ सेमी कोलोन लगा के देख लेंगे। तो डू, क्या डू करिए, क्या कह रहा है, बिफोर ये ओके, यानी इस पे लगाना पड़ेगा मुझको और सेमी कोलन लगा के चेक करते हैं। सीरियल स्टार्ट सिमुलेशन। while x is ओके ग्रेटर देन का निशान लगेगा। स्टॉप सिमुलेशन। यहाँ क्यों ये आउटपुट आ रहा है, ये ग्रेटर देन का निशान लगेगा। while x is greater than equal to 1, क्योंकि x की वैल्यू 10 है तो वो लेस देन तो कभी नहीं होगा, ग्रेटर देन ही होगा। ये बन गया स्टॉप सिमुलेशन। आ जाओ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। 8 9, ये देखिए 10 से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बन गया। तो देखिए इस तरह से मैंने इस प्रोग्राम को बना लिया।
ठीक है, तो आपने देख लिया कि डू व्हाइल को चाहे इस्तेमाल करिए आप, व्हाइल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कंडीशन पहले टेस्ट होती है। दोनों एक ही तरह की कमांड है, बस लिखने की जगह अलग अलग है। तीसरा लूपिंग स्टेटमेंट है फॉर। तो आगे आइए, फॉर लूप। फॉर लूप जो है, फॉर को भी लूपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर जो है, इट इज ऑल्सो लूपिंग स्टेटमेंट। इट कैन iterate or set of statements for given number of times. फॉर में सारा काम एक ही साथ कर लिया जाता है। फॉर की एक खासियत और भी होती है, आप वेरिएबल को यहां पे डिफाइन करके इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। कंडीशन सेमीकोलन लगा लगा करके कंडीशन को सेपरेट किया जाएगा। वेरिएबल डिफाइन किया जाता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। देखिए फॉर के अंदर 3 पैरामीटर जाते हैं। फॉर ओपनिंग ब्रैकेट, इनिशियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस फॉर के भीतर, कोई भी वेरिएबल हो सकता है वो, उसको आप यहां पे डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर गलती से int x = 0 नहीं लिखा है तो उसको आप यहां पे भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर के भीतर भी ये सुविधा है, किसी भी वेरिएबल को आप डिफाइन कर सकते हैं। आपने लिखा int x = 0, ये लाइन केवल एक बार रन होगी। ये लाइन फॉर केवल एक बार रन करेगा। टेस्ट कंडीशन, ये है टेस्ट कंडीशन, इसको बार बार रन होना है इन दोनों को। ये वाली लाइन केवल एक बार रन होती है। सेमीकोलन लगा करके लाइन ब्रेक होती है, यानी यहां पे 3 लाइनें लिखी हुई हैं बस, लेकिन क्या किया है मैंने, उसको लिख एक ही साथ दिया है। x = 0 पहली लाइन, कॉमा, सेमीकोलन, x > 10, यानी इस लूप को फॉर तब तक चलाओ जब तक x की वैल्यू 10 से छोटी हो। और फिर तीसरी लाइन में मैंने लिखा है x++, सारी लाइनों को एक साथ लिख दिया। इस तरह से भी सिंटेक्स लिखा जा सकता है। इसको तो फॉर को ऐसे लिखते हैं। x++ का मतलब हर बार x में 1 का इंक्रीमेंट हो। अब मुझे नीचे x++ या x- लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए इसी लूप को मैं x से कैसे बनाता हूं। पहले मैं सिंपल जो है वो स्टॉप सिमुलेशन करता हूं। पहले मैं सिंपल 1 से लेकर के 10 तक का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, और इस बार मैं इसको व्हाइल से नहीं फॉर से बनाऊंगा। तो मैंने ये भी नहीं लिखा, चलिए इसको भी हटा देखते हैं। मैंने लिखा फॉर int x = 0, पहला सिंटेक्स, कॉमा, x > 10, तब तक चलो जब तक x 10 से छोटा ना हो, और हर बार x में 1 का इंक्रीमेंट कर दो। तो चलिए ये फॉर का ओपनिंग ब्रैकेट। अब आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है, serial.print कराना है। सर सेमीकोलन वहां पे लगेगा। फॉर में हाँ यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, ये छूट गया। तो ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। serial.println, और वेरिएबल जो है जिसको मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूँ वो है x। और बस हो गया ये तैयार। देखिए कितना छोटा है, एक ही बार में सारे काम कर लेता। तो इसलिए कुछ लोगों का, कुछ प्रोग्रामर्स का सबसे फेवरेट लूप जो है वो ये होता है। चलिए रन कराते हैं, क्लियर कर लीजिए पुराना आउटपुट और स्टार्ट सिमुलेशन करके। मैं पहले इसको सिमुलेट अपलोड करता हूँ। देखिए आ गया मेरा आउटपुट, ये है। अच्छा यहाँ जो है वो x की वैल्यू 0 से आ रही है, अब इसको और 10 तक भी नहीं जा रही, तो क्या करें हम यहाँ पे। हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1 कर लेते हैं। पहला काम तो ये करें, क्योंकि मुझे 0 से नहीं प्रिंट करना है। फिर 10 तक नहीं जा रही, 9 तक जा रहा है, तो x > कर लेते हैं। अब आप देखिए कि आपको आउटपुट जो है वो 1 से मिलेगा और सीधे 10 तक जाएगा। देखिए आ गया। 1 से क्यों मैंने x को 0 रखा था, तो 0 प्रिंट कर दे रहा था, जबकि मुझे 1 से चाहिए गिनती, तो इसीलिए मैंने x को 0 की जगह पे 1 कर दिया। सर ये x++ सर कुछ समझ ये है तो में नहीं आ रहा। x++ का मतलब होता है x = x+1। आपने पीछे प्लस ऑपरेटर नहीं पढ़ा क्या? अच्छा ये सर, आप पीछे देखिए कि मैंने आपको x = x+1 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, x++ जो ऑपरेटर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैंने स्मार्ट तरीके से जो है ऑपरेटर, जो ये वाला ऑपरेटर है ये यूज कर लिया, ये वाला ऑपरेटर यूज कर लिया है। यस सर, यस। इसका मतलब x = x+1 होता है। तो इसलिए शॉर्ट में ये केवल इसी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, या जिस लैंग्वेज में इस्तेमाल होगा वो आपको पढ़नी पड़ेगी, वहां यूज कर सकते हैं आप। जावा में भी होता है ये ऐसे करके। तो x++, ये C++, एम्बेडेड सी, जावा, उन जगहों पे ये ++ वाला ऑपरेटर होता है। तो x++ करने का मतलब
x में इंक्रीमेंट करो, ये लाइन बस एक बार एग्जीक्यूट होगी, बाकी लाइनें बार बार एग्जीक्यूट होंगी। तो x क्या है, x का मान 1 है, तो x छोटा है 10 से, यस ट्रू है यानी चलेगा। तो पहली बार चल गया, चलने के बाद x में प्लस प्लस कर दिया उसने। फिर चेक कर रहा है x लेस देन है, प्रिंट करा, फिर तो पहले ये फिर ये फिर ये ऐसे करके ये चलता है। पहले ये डिसाइड होगा, प्रिंट किया, फिर डिसाइड करेगा x लेस देन 10, यस, फिर प्रिंट करेगा, फिर x में प्लस, ये तीनों चीज जो है इसमें बस केवल ये एक बार, तो मैं तीनों काम एक साथ कर सकता हूँ। फॉर में ये है, 3 सिंटेक्स एक साथ आप दे सकते हैं सेमीकोलन लगा के, वरना आप इस लूप को अगर आप व्हाइल से बनाना चाहें तो व्हाइल से बना सकते हैं। तो आपके पास 3 लूपिंग स्टेटमेंट मिल गए हैं, जिन लूपिंग स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप लूप बना सकते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर। आगे आइए, अब आता है बारी कंडीशंस की। कंडीशन माने इफ, ये जैसे एक्सेल में आपने किया था वैसा ही है कुछ ऐसा, जिसमें डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन करना, अगर ये हो तो ये करिए और ये ना हो तो ये करिए। तो इफ स्टेटमेंट इज ए कंडीशनल फंक्शन, ये कंडीशनल फंक्शन है, ये तकरीबन जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं सब में होता है, साथ ही इसको एक्सेल में भी आपने अच्छी तरह से किया है। एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है, वो काम यहाँ पे जरा इस तरह से किया जाता है। अगर आपके द्वारा लिखा गया कोई एक्सप्रेशन ट्रू है तो इसके ब्रैकेट में लिखी हुई चीज एग्जीक्यूट कर देगा, वरना छोड़ देगा। इफ के साथ एल्स नाम का एक, इफ के साथ इसका जो दूसरा स्विच है वो एल्स है। अगर इफ वाला केस सॉल्व नहीं हुआ, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो एल्स वाला केस सॉल्व हो जाएगा, यानी ये इससे फॉल्स वाला केस आप बना सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है नेस्टिंग करना, इसमें एल्स इफ नाम का कमांड यूज करके आप नेस्टेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही बार में आपको 3-4 कंडीशन चेक करवानी है, तो हमने लिखा इफ कंडीशन 1 दी, कंडीशन 1 होने पे स्टेटमेंट दे दिया, एल्स इफ दूसरी लाइन में लिख दिया अगर ऐसा नहीं है तो अगर ऐसा हो तो ये स्टेटमेंट दे दिया, नहीं तो ऐसा हो। तो एक साथ हम 1 2 3 4 स्टेटमेंट एक साथ कंडीशन चेक करवा सकते हैं। इसके लिए एल्स इफ नाम का कमांड इफ के साथ लगाया जाता है, इफ एंड एल्स इफ। तो चलिए इसको थोड़ा लगा के चेक कर लेते तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इफ एल्स, पहले इफ लगाएंगे और फिर इफ एल्स को भी यूज कर लेंगे हम। तो हम इसको स्टॉप सिमुलेशन करते हैं और यहाँ पे हमने एक, इसको हटा लीजिए अननेसेसरी ब्रैकेट्स, हमने यहां लिखा int x बराबर 0। सिंपल कर रहे हैं, पहले हमने एक वेरिएबल x को इनिशियलाइज करके 0 कर दिया। फिर अगली लाइन में देख रहे हैं हम, इफ अगर x का मान, देखिए यहां इक्वल लगाने के लिए डबल इक्वल लगता है, इफ x इक्वल टू 0, तो हमने यहां लिखा कि अगर x 0 है तो हमने यहां लिखा serial डॉट प्रिंट लाइन, यहां लिखा इक्वल टू 0। बहुत सिंपल, इक्वल टू 0 एल्स, यहां लिखा serial डॉट प्रिंट लाइन, अगर ऐसा नहीं है तो हमने यहां लिख दिया नॉट इक्वल। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इफ से और भी बहुत किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बनाई जा सकती है। यहां हमने सिंपल x में वेरिएबल 0 दे दिया और लिखा इफ x बराबर 0। देखिए एक होता है x बराबर 0 और ये बराबर, ये इक्वल ऑपरेटर है, और जब कंपैरिजन में तुलना करते वक्त किसी वेरिएबल की किसी वैल्यू से इफ के अंदर करते हैं तो ये वाला डबल इक्वल टू वाला ऑपरेटर लगाया जाता है। सिंगल इक्वल टू से काम नहीं बनेगा। देखते हैं, चेक करते हैं अभी काम करेगा कि नहीं करेगा। चलिए, और ये एल्स का खत्म हो गया और स्टार्ट सिमुलेशन करिए, देखिए क्या करता है, कोई एरर तो नहीं देता है। देखिए इक्वल टू 0 लग गया ना, इक्वल, तो तुलना कर रहा है x वेरिएबल के अंदर, तुलना करिए क्या 0 भरा हुआ है, तो देखिए कह रहा है इक्वल टू 0 क्योंकि x की वैल्यू 0 है।
अब मैं स्टॉप सिमुलेशन करता हूं, यहां पे लिख दूं 100, 10 कर दूं तो क्या होगा, अब ये दूसरी वाली एल्स के अंदर जाएगा और कहेगा नॉट इक्वल। तो अब समझ गए होंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन को रन कराता हुआ रन कराना हो, मान लीजिए किसी वैल्यू, कोई वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है और वो जब इतनी हो तो मुझे कोई काम कराना है, नहीं तो अगर इतनी है तो कोई कौन सा काम कराना है, इस तरह से इफ एल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसी में ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। एल्स इफ हमने कहा अगर x 10 हो, ऐसा भी कर सकते, देखिए एल्स इफ का एग्जांपल ले लिया, हमने यहां लिखा इक्वल टू 10, ये लिख दिया, फिर इसके अंदर लिखा एल्स serial dot print line greater than 10। तो देखिए ये अब मैं वैल्यूज को अलग अलग करूंगा। अभी क्या है, देखिए यहां पे मैंने else if को इस्तेमाल करी, देखिए else if इस तरह से इस्तेमाल होता है, x बराबर 0, अगर x 0 हो तो ये प्रिंट करो, नहीं तो x की वैल्यू अगर 10 हो तो ये प्रिंट कर दो, नहीं तो ये प्रिंट कर दो। तो क्या होगा, ये पहले x बराबर 0 को चेक करेगा, तो नहीं है तो ये else if में जाएगा, और ये एक बार में कोई एक ही कमांड, एक ही कंडीशन सही होगी, एक कंडीशन जो सही होगी उसके बाद ये आगे किसी भी चीज को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो देखिए ये मैं रन कराता हूँ, ठीक है, क्या आता है आउटपुट चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि सेमीकोलन नहीं लगा है, ग्रेटर देन 10 के बाद। यही छोटी छोटी एरर्स इसके अंदर आती है। चलिए फिर से सिमुलेट कराते हैं और आउटपुट लेते हैं, और देखिए इक्वल टू 10 ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप सिमुलेशन करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे 5 10 कर दिया। अब क्या रन करेगा ये, देखिए अब ये ना ये वाला केस रन करेगा ना ये वाला केस रन करेगा, कौन सा केस रन करेंगे, ये वाला। तो देखिए हर बार ये यही वाला आउटपुट देगा, लास्ट वाला एल्स। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन, जिसको नेस्टिंग कहते हैं, जैसे कि आपने एक्सेल में भी नेस्टेड इफ बनाया था, ये कुछ वैसा ही एक एनवायरनमेंट बन करके तैयार हो जाएगा। स्टॉप सिमुलेशन ये हो गया इफ और एल्स, नेस्टेड इफ बनाने नेस्टेड इफ बना सकते हैं। अगला है डिसीजन मेकिंग फंक्शंस, इसमें आता है स्विच, डिसीजन लेना हो, ये भी एक तरह का इफ स्टेटमेंट ही है, लेकिन जरा कमांड बदल गया है। ये भी वही काम करता है जो कि इफ करता है, लेकिन इस तरीके से करता है। स्विच डिसीजन मेकिंग फंक्शंस, ये भी इफ के जैसे डिसीजन लेकर के कोई काम करता है। स्विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग या ब्रांचिंग स्टेटमेंट वेयर मल्टीपल केसेस और सॉल्व। जिस तरह से इफ को एक साथ मल्टीपल कंडीशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कंडीशनल होता है, और ये ब्रांचेस होता है, ये भी एक तरह की कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए ही यूज किया जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, स्विच नाम, कमांड का नाम लिखेंगे स्विच, और उस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल की वैल्यू बार बार बदलनी है वो आपको लिखना होगा। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट होते हैं, केस कांस्टेंट, यानी जो ये वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट ये हो जाने पे क्या हो, उसकी वैल्यू ये हो जाने पे क्या हो, और उसकी वैल्यू ऐसे करके। तो यही काम देखिए मैं यहां से अब आपको स्विच से करके दिखाता हूं। यहां मैंने x की वैल्यू जो है 0 लिखी, मैंने लिखा स्विच, स्विच कमांड, और किस वेरिएबल को लेना है, मैंने लेना है x को। स्विच को बोला कि आपको x वेरिएबल के ऊपर नजर रखनी है। स्विच के साथ दूसरा स्टेटमेंट जो लगता है वो केस, यानी इस x वेरिएबल का
वैल्यू केस 1 होने पे, यानी अगर x के अंदर स्विच को बोल रहा है आप x को मॉनिटर करो, जिस भी वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को स्विच को चेक करने के लिए बोलना है उस वेरिएबल को स्विच के भीतर लिख दिया जाता है। अगर उसका केस 1 है, यानी अगर x के अंदर 1 पड़ा है तो 0 पड़ा है तो क्या करो, सॉरी सेमीकोलन लगेगा, सीरियल डॉट प्रिंट लाइन x इक्वल टू 0, ये मैंने कह दिया, ये पहला केस खत्म हो गया। उसके बाद ब्रेक करना, ब्रेक कमांड लगाना जरूरी है। मतलब ब्रेक का मतलब होता है अब आगे कोई लाइन एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन अगर 0 केस नहीं है, केस है 10, अगर x के अंदर 10 लिखा है तो सीरियल डॉट प्रिंट लाइन x बराबर 10, ब्रेक, ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने का मतलब अब कोई आगे की कोई भी लाइन जो है वो एग्जीक्यूट मत करो। ब्रेक में BRE के छोटे से लिखना है, इसीलिए ब्लू कलर की एरर दिख रही है। डिफॉल्ट केस का मतलब अगर इनमें से कोई केस ना रन हो, डिफॉल्ट सीरियल डॉट प्रिंट लाइन यहां मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 10, ये दे दिया। कोई मैसेज मुझे तैयार करना था वो मैंने दे दिया, और बस डिफॉल्ट के बाद बस स्टेटमेंट होता है और कुछ नहीं होता है, इसमें ब्रेक नहीं लगता, और ये स्विच का केस जो है वो खत्म हो गया। तो देखिए यही इफ वाला काम मैंने स्विच से कर लिया। स्विच को एक जिस भी वेरिएबल को उसकी कंडीशन को उसके केस को चेक करना, क्योंकि x जो वेरिएबल है वो ऐसा भी हो सकता है 0 हो, ऐसा भी हो सकता है 10 हो, और ऐसा भी हो सकता है इन दोनों के अलावा कोई हो। तो मैंने यहाँ पे x का एक केस तैयार कर रखा है 0, तो ये स्विच जो है उसको कौन से वेरिएबल को चेक करना है, x को चेक करना है, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे केस नाम का कमांड होता है, केस नाम के कमांड के बाद आप उस वेरिएबल के जो जो केसेस हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा केस x की वैल्यू 0 होने पे कौन सा चीज रन कराओ, ब्रेक, उसके नीचे ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया। जब वो केस रन हो जाएगा उसके बाद आगे कोई भी लाइन एग्जीक्यूट ना हो, ब्रेक करना जरूरी है वरना ये अगले केस को ढूंढने लगता है। तो इस तरह से जब x की वैल्यू 10 हो तब क्या करो, तब ये करो और ब्रेक हो जाओ, यानी कमांड को अब आगे एग्जीक्यूट नहीं करना है। डिफॉल्ट केस तब हम लेते हैं जब इनमें से ऊपर लिखे हुए कोई भी केस को फॉलो नहीं करेगा। डिफॉल्ट इज ऑप्शनल, आप चाहें तो डिफॉल्ट को हटा भी सकते हैं। डिफॉल्ट केस का मतलब यह है कि जब ऊपर से कोई भी केस रन सही नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा, तो डिफॉल्ट केस को ये रन करेगा जिसमें लिखा है ग्रेटर देन 10। तो चलिए अब इसको जो है हम रन कराते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट लें, कहीं गलती तो नहीं है मेरे से। देखिए कुछ ना कुछ गलती है। एरर एक्सपेक्टेड बिफोर सेमीकोलन x बराबर 0, ब्रेक एग्जिट स्टेटस 1, कहीं ना कहीं पे हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। डिफॉल्ट में मुझे जो है वो कोलन तो नहीं लगेगा, या डिफॉल्ट ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जाएगा। लेट्स सी, अभी भी बता रहा है। तो सीरियल डॉट प्रिंट लाइन ये भी सही लिखा है, x बराबर 0, ब्रेक भी सही लिखा है, केस 10, सीरियल डॉट प्रिंट लाइन x भी 0 लिखा है, प्रिंट ln, ओके, ब्रेक, डिफॉल्ट कोलन तो नहीं लगेगा।
अगर कोलन ट्राई कर लेते हैं, स्टेटमेंट ब्रेक डिफॉल्ट कोलन लगाया इन्होंने, स्टेटमेंट केस कांस्टेंट, ओके एक गलती हो रही है यहाँ पे, केस के बाद कोलन लगना है, यहाँ पे कह रहा है आप यहाँ पे कोलन लगाएंगे, कोलन लगेगा यहाँ पे, यहाँ कोलन लगेगा, ओके ये एक थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखिए इसमें बस पंचुएशन की गलती होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए ये रन हो गया, ओके तो हमने देख लिया कि इसमें क्या गलती हो रही है, x बराबर 0, तो देखिए x का मान 0 है, स्टॉप सिमुलेशन, x का मान मैंने 500 कर दिया, अगर क्या 50 कर दिया तो देखिए क्या आउटपुट आएगा। देखिए पुराना आउटपुट पहले मैं हटा देता हूँ। अब देखिए x का मान 50 है, स्विच x को चेक करेगा, स्विच ने x का मान 50 ले लिया, तो केस 0, क्या केस 0 है? नहीं। कहाँ ये अगले केस पे, ये केस 10 है क्या? नहीं। तो किस पे जाएगा? डिफॉल्ट केस, जिसकी वजह से ये यहाँ पे क्या रन कर रहा है, ये वाला आउटपुट जो है वो रन हो रहा है। देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, ग्रेटर देन 10, ये आउटपुट इसीलिए आ रहा है। तो इस तरह से मेरा लूपिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं और आपका पहला सेगमेंट जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, जिसमें हमने इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग देखी कि कैसे इसमें जो है लूपिंग स्टेटमेंट बनता है, कैसे इसमें ब्रांचिंग करते हैं, जिस ब्रांचिंग को आप डिसीजन मेकिंग फंक्शन को आप इफ से बना सकते हैं, वहाँ पे मेरे पास दूसरी शॉर्टकट है स्विच को, और स्विच को बनाते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि केस में जरा कोलन लगना है और स्टेटमेंट में सेमीकोलन लगना है, कोलन और सेमीकोलन के कॉम्बिनेशन से, बस इसी में ये बात ध्यान रखनी, स्विच के बाद कोई कोलन नहीं लगना है। जरा जरा सी बात इसमें ध्यान में रखी जाती है, नहीं तो सिंटेक्स रन होने में परेशानी आती है। केस के स्टेटमेंट में सेमीकोलन लगेगा और केस में जो है कोलन लगेगा। डिफॉल्ट में जो केस होता है उसमें कोलन लगेगा। डिफॉल्ट केस तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी केस ना रन हो और आप एक डिफॉल्ट केस देना चाहते हैं कि जब कुछ भी ना हो तो ये ऐसा हो, इसलिए हम ये रन कराते हैं। क्लियर कर लीजिए आउटपुट। आपने कहा नहीं 0 है, स्टॉप सिमुलेशन, बिना स्टॉप सिमुलेशन किए आप किसी भी कमांड को एग्जीक्यूशन नहीं करा पाएंगे। स्टार्ट सिमुलेशन, कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए x बराबर 0 आ रहा है, ये वाला मैसेज आ रहा है क्योंकि केस का मान जो है वो 0 है, x का मान 0 है इसलिए। तो केस उस वेरिएबल का मान जो होता है वो डिफाइन करा देता है यहाँ पे। अब चाहे टेक्स्ट वैल्यू हो, कुछ भी हो, ABCD हो, ऐसा भी कर सकते हैं हम। ये हमारा जो है वो सेशन 1 एंड होता है यहाँ पे। अभी चैप्टर 1 के 2-3 सेशन है, इस चैप्टर के 2-3 भाग हैं, 2 भाग और है, एक या 2 भाग और हैं। तो ये पहला भाग जो है आपको खत्म होता है, इसमें आपने बेसिक आर्डिनो प्रोग्रामिंग देखी। बेसिक आर्डिनो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जो हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए आपने इसमें काम करा है। तो एक माइक्रो कंट्रोलर से उसकी विशेषता है जिसमें आप जो सिंपल प्रोग्राम है वो भी बना सकते हैं, एज वेल एज ए बेसिक डिजिटल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को भी एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम जो डिजिटल IO ऑपरेशंस हैं उनको कैसे रन कराया जाता है, उनके लिए हमको क्या बेसिक जानकारी चाहिए होती है, कैसे हम उसको रन कराएंगे, ये इनको देखेंगे। चलिए तब तक मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ और आप उन स्टॉप सिमुलेशन कर लीजिए। उन होमवर्क में आप अपना जो है बनाएंगे प्रोग्राम्स, और इसमें इस तरह का एक छोटा प्रोग्राम बना रहेगा। इस सेगमेंट में से जो सवाल आएगा उसमें एक प्रोग्राम बना रहेगा और उस प्रोग्राम का पूछेगा आउटपुट क्या है, तो कहेगा ये एक प्रोग्राम है। अब जैसे मान लीजिए यही होता और यही कहता है जरा इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए, नीचे कहता बताइए आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का। तो आपको उसको समझना होगा कि इसका क्या प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, समझ करके बताना होगा इनमें से आउटपुट x बराबर 0 होगा, ये वाला आउटपुट होगा। ऐसे करके इसमें प्रोग्राम आपको देंगे। ऐसा भी सेगमेंट इसमें आता है एग्जाम में। तो आपको इसमें क्या क्या बनाना है, देखिए आपको बनाना है एक, आपको HW यानी होमवर्क आपको जो करना है, पहला आपको बनाना है
नेचुरल नंबर का प्रोग्राम, एक नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बनाइए फ्रॉम 1 to 100 का। दूसरा प्रोग्राम आप बनाइए टेबल का। टेबल किस किस की टेबल बनानी है? 5 to 10 की टेबल। टेबल जनरेशन के लिए प्रोग्राम बनाइए। तीसरा जो है, आप एक प्रोग्राम बनाइए जो कि इवन नंबर, इवन एंड ऑड नंबर के लिए नंबर जनरेट करते हो, और एक नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बनाइए जो 100 से 1 तक उल्टे ऑर्डर में अपोजिट ऑर्डर में नंबर को जनरेट करता हो। ठीक है, तो ये आपके इसमें आप लूपिंग भी चेक हो जाएगी, आप लूपिंग वूपिंग चेक करिएगा, और चेक करके इनको प्रोग्राम को चेक करके देखिएगा, और उनका आउटपुट जो है वो जरूर लीजिएगा। एक आउटपुट बताने वाला प्रोग्राम इसमें आएगा आपके लिए। ओके, तो उसको नोट करके रखिए। आज का सेशन जो है वो यहीं पे क्लोज करते हैं।